मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं रेखा सिंह आप सभी का मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं DSSB की तरफ से कुछ वैकेंसियाँ निकाली गई हैं और जल्दी ही इनके पेपर भी होने वाले हैं। DSSB में जो पहला पेपर आता है उसमें हिंदी के पूरे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही साधारण सामान्य हिंदी से पूछे जाते हैं, जिनमें से हम 20 के 20 अंक ले सकते हैं। और अगर आप TGT हिंदी के लिए या PGT हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विषय से संबंधित आपका पूरा सब्जेक्टिव पेपर आता है। किसी भी पेपर की तैयारी करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर DSSB के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स किस तरह से आया है, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, अगर उसके ऊपर हम अच्छे से पूरा अपना समय देकर अभ्यास करते हैं तो जरूर ये हमारी मदद करते हैं और परीक्षा में जब पेपर हमारे सामने होगा तो हम पहले से ही दिमागी रूप से तैयार रहेंगे कि किस तरह का पेपर आने वाला है। और अगर आप DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो DSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे बेहतर कुछ और जगह हो ही नहीं सकती है। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्वेश्चन बैंक में जाकर हम बहुत सारे पेजेस देखते हैं। लगभग 20 से 22 पेजेस वहाँ पर आपको मिलेंगे और उन सभी में प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए गए हैं, हर सब्जेक्ट के दिए हैं, हर कैटेगरी के दिए हैं। आपको उन सभी पेपर को एक बार देखना चाहिए समय निकालकर और साथ में जो जर्नल पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उसके सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि TGT हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ TGT हिंदी का ही पेपर देखेंगे, ऐसा नहीं है। जर्नल पेपर हर किसी सब्जेक्ट में आता है जहाँ पर एक ही तरह का पैटर्न होता है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाते हैं। तैयारी आप कहीं से भी करते हैं लेकिन प्रैक्टिस अगर आप इन पेपर से कर लेते हैं, जितने भी पेपर अवेलेबल हैं इनको आपको जरूर देखना चाहिए, जरूर इनका अभ्यास करना चाहिए। और इस तरह से प्रैक्टिस करने से आपको एक पूरी रूपरेखा मिल जाती है कि किस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप बिल्कुल तैयार होकर परीक्षा में पेपर दे सकते हैं। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन पेपर मैंने DSSB की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और हमेशा के लिए आप अपने पास रख सकते हैं। जब आपको समय मिले, जब आपका मन करे, आप इसमें से अभ्यास कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाती है कि जो पेपर है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने पार्ट हैं, कितने कितने नंबर के हैं और जर्नल इंस्ट्रक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे कि पेपर के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप देख सकते हैं ये TGT हिंदी का पेपर है और इसी में जो जर्नल पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उसमें हम हिंदी के 20 क्वेश्चंस को आज सोल्व करने वाले हैं और देखते हैं किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और किस लेवल से पूछे गए हैं। क्या हार्ड लेवल है या फिर एवरेज है या फिर डाउन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें कुल 2 घंटे का समय मिलेगा और हमारे जो अधिकतम अंक रहेंगे 200 अंक रहेंगे। पहला जो पेपर है, जो जर्नल पेपर है, उसमें आप देख सकते हैं 5 कैटेगरी हैं। सबसे पहले सामान्य जानकारी है, जनरल अवेयरनेस है, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगले 20 क्वेश्चन आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी से मिलेंगे, यानी सामान्य बुद्धिमत्ता तथा तार्किक योग्यता से मिलेंगे। उसके बाद आपका अंकगणितीय एवं संख्यात्मक योग्यता देखी जाएगी, यानी कि आपको जनरल मैथमेटिक्स मिलेगा। उसके बाद आपकी भाषा है हिंदी और फिर इंग्लिश। इस तरह से पहले पेपर में आपको 100 ही प्रश्न मिलेंगे और 100 ही आपको अंक मिलेंगे और इसको 2 घंटे में पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको सभी प्रश्न आते हैं लेकिन वो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है पेपर में करना, किस तरीके से हम मैनेज करें ताकि सारे के सारे क्वेश्चन हम पढ़ भी पाएँ, उनको अटेम्प्ट भी कर पाएँ। यहाँ पर आपको जो आपकी रीजनिंग है, जो आपका मैथमेटिक्स है, अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, रीजनिंग आपको बहुत टाइम लगा के सोल्व करनी पड़ रही है, तो इस तरीके से आप पूरा पेपर नहीं कर पाते हैं और आपका पेपर छूट जाता है। और पेपर छूटने का मतलब है आपने 200 नंबर का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको 200 नंबर में से नंबर भी नहीं मिलने वाले। इसलिए सही तरीके से मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेजमेंट करना और जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनके ऊपर ज़्यादा काम करना, जो वीक एरियाज है उस पर इतनी तैयारी करना ताकि आप अपना काम चला सकें। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का मैथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है लेकिन जो पेपर में मैथ अटेम्प्ट करते हैं तो ज़्यादा समय मैथ को देते हैं। उनकी हिंदी अच्छी होती है लेकिन हिंदी को वो जल्दबाजी में करते हैं, इस वजह से हिंदी में भी अच्छे नंबर नहीं आ पाते और मैथ भी रह जाता है। इसलिए आपको देखना है कि 2 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो मैथ अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है, रीजनिंग अगर ज़्यादा टाइम ले रही है तो वहाँ पर आपको टाइम शॉर्ट करना पड़ेगा। और साथ में अगर आपकी हिंदी अच्छी है, जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी है तो वहाँ पर आपको इस तरह से मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आपके एक भी नंबर वहाँ से ना कटे, ताकि जो वीक एरियाज है उसमें भी नॉर्मल नंबर आ सकें और जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उसमें आपके नंबर बिल्कुल भी ना कटें। आइए हल करते हैं भाषा परीक्षण हिंदी से पूछे गए 20 प्रश्न।
प्रीवियस ईयर पेपर है, आप देख सकते हैं, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, आविष्कार करने का अर्थ है। अब यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं, अगर हम बहुत जल्दबाजी करते हैं तो जल्दबाजी में आते हुए भी प्रश्न कई बार हमारा गलत हो जाता है। खोजना, ढूंढना, पता लगाना, पार करना। यहाँ खोजना और ढूंढना सही नहीं होगा, पता लगाना सही है। आविष्कार करना यानी किसी नई वस्तु का पता लगाना, पूरी तरह से उसका नया आविष्कार करना। पार करना ये भी सही नहीं है, इसीलिए चारों विकल्प ध्यान से देखना जरूरी हो जाता है। सही विकल्प होगा हमारा पता लगाना, तीसरा विकल्प सही है। तो आसान तो है प्रश्न, लेकिन जो हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, विकल्प दिए जाते हैं, उनमें हमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और पेपर का इतना प्रेशर होता है। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो जल्दबाजी में हमारी गलती हो जाती है। तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका एक भी नंबर ना कटे। आगे है फल शब्द का अन्य वचन रूप है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि संस्कृत में हमारे जो वचन होते हैं 3 होते हैं और इसके रूप भी चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फलम, फले, फलानी। लेकिन हिंदी की बात हो रही है और हिंदी में अन्य वचन रूप, हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर फल शब्द है और फल का यानी कि अन्य वचन यानी कि दूसरा वचन क्या है, यानी कि बहुवचन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा फल। फल का अन्य वचन रूप फल ही होगा, फला भी नहीं होगा, फले भी नहीं होगा, फलाएं भी नहीं होगा। आगे है संसार का समानार्थक शब्द। समानार्थी शब्द पूछा गया है, तो संसार का पूछा गया है। 4 विकल्प हैं, देश, परिवार, दुनिया, समेत। तो दुनिया संसार है, तो सही विकल्प क्या है, दुनिया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है मुश्किल का विरुद्ध शब्द है। पेपर आसान है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बड़े आराम से पेपर को करना है। विरुद्ध यानी कि विलोम शब्द पूछा गया है, सीधे सीधे तरीके से नहीं कहा गया। अगर आप थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। मुश्किल का विरुद्ध यानी कि मुश्किल का विलोम शब्द। 4 विकल्प आपके पास है, आसमान, आसान, असफल, अक्सर। सही विकल्प है मुश्किल, आसान, दूसरा विकल्प सही होगा। आगे है अशु का पर्यायवाची शब्द है। अशु का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, घोड़ा, शेर, अंशु, गाय। अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। अशु घोड़े को कहते हैं, तो कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प। आगे 66 से 70 के बीच में जो भी आपके प्रश्न दिए गए हैं, शब्दों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। उन्नति, उन्नति का सही अर्थ आपको बताना है। अवनति इसका विपरीत होता है। उत्कर्ष, आकांक्षा, आमोद। उन्नति करना यानी कि आगे बढ़ना, उत्कर्ष। बाकी विकल्प में दिए गए शब्दों के अर्थ भी आप यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं। आकांक्षा यानी कि इच्छा, आमोद यानी खुशी। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा उत्कर्ष यानी उन्नति। अमृत, विष, विष क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। सुधा, सुधा अमृत का पर्यायवाची शब्द है। पयूष, पयूष गलत दिया गया है, पीयूष होता है अमृत का पर्यायवाची शब्द। मृत यानी मरा हुआ। तो अगर सभी शब्दों के अर्थ हमें पता है तो हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अमृत यानी कि सुधा। आपको शब्द का सही अर्थ चुनना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कमल, कमल किसे कहते हैं, जलज यानी जल में जन्म लेने वाला। बिल्कुल सही है, कमल को ही कहते हैं। जल, ये तो गलत होगा। अम्बु, अम्बु होता है पानी। मयूख, मयूख होता है किरण। अगर सभी शब्दों के अर्थ हमें पता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है तो फिर भी आप सही कर सकते हैं। जलज यानी जल में पैदा होने वाला कमल का फूल। आगे है तलवार, तलवार का सही विकल्प होगा खड़ग। तालाब गलत है। शमीर गलत है। करवाई गलत है। आगे है पवन, पवन किसे कहते हैं, हवा को कहते हैं। पहला ही विकल्प सही है। अनल, अनल आग को कहते हैं। अनिल हवा को कहते हैं। अगर यहाँ पर अनिल दिया जाता तो हम सोच सकते थे। नग, नग पर्वत को कहते हैं। भूधर, पृथ्वी को धारण करने वाले, और पृथ्वी को धारण करने वाले क्या हैं, पर्वत। भूधर पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का अन्य लिंग रूप चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर फिर से हमें कंफ्यूजन हो सकता है। अन्य लिंग क्या होता है, लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हमें यहाँ बंदर का अन्य लिंग यानी स्त्रीलिंग रूप बताना है। बंदर, बंदरी, बंदरी, बंदर, बंदरिया। तो सही विकल्प क्या है, बंदरिया। बंदर एक वचन है, बंदरिया बहुवचन है। आगे है पुजारी, पुजारी का होगा पुजारी। बी विकल्प सही है। बूढ़ा, बुढ़िया, यहाँ पर सही विकल्प होगा बी।
मात्राओं का भी विशेष रूप से हमें ध्यान देना है और यहाँ पर स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज का भी प्रभाव आ जाता है। बूढ़ी, हम गाँव में बूढ़ी भी कहते हैं। बुढ़िया, बुढ़िया सही शुद्ध हिंदी का रूप है। और बुढ़िया मात्रा आप देख सकते हैं तीसरे विकल्प में। और बुढ़िया ढ की जगह ड का प्रयोग किया गया है, तो जल्दबाजी में गलती भी हो सकती है, तो हमारा दूसरा विकल्प सही होगा बुढ़िया, जिसको सही तरीके से लिखा भी गया है। आगे है देवर, देवरानी, आप अच्छे से जानते हैं, पहला शब्द सही है। दुल्हा, दुल्हन, हमारा तीसरा विकल्प सही है। धेनु शब्द का बहुवचन रूप है। धेनु यानी गाय को कहते हैं, और धेनुए पहला विकल्प सही है। वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुए पहला विकल्प सही होगा। आगे हमें एक निबंध दिया गया है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि जितने भी आगे 77 से 80 के बीच में प्रश्न पूछे गए हैं वो इसी में से पूछे गए हैं। आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं। रमेश को एक दिन एक कुल्हाड़ी मिल गई। वह उसे लेकर बाहर निकला। सामने एक नीम का पेड़ था। रमेश उस पेड़ को जैसे ही काटने लगा कि कहीं से आवाज आई। उसे आश्चर्य हुआ कि आसपास तो कोई भी नहीं था। उसे लगा कि ये नीम का पेड़ उससे कुछ कहना चाह रहा है। रमेश ध्यान से सुनने लगा। पेड़ ने कहा, तुम मुझे क्यों काट रहे हो? क्या तुम नहीं जानते मैं कितने काम का पेड़ हूँ? मेरी पत्तियों को देखो, ये इतनी घनी है कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुँच पाती, और मेरी छाया में मनुष्य, पशु आदि विश्राम करते हैं। इतना ही नहीं, मेरी पत्तियां हवा को भी शुद्ध करती हैं। मेरे फूल और फल भी बहुत काम आते हैं। इन्हें खाने से पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। मेरे फल को निंबोरी कहते हैं। निंबोरी की गुठली से जो तेल निकलता है उससे साबुन बनाते हैं। मेरी जड़ को उबालकर पीने से बुखार दूर हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। रमेश कुल्हाड़ी से खालिस्तान पेड़ को काटने लगा। किसका पेड़ था? हम सभी जानते हैं, अभी अभी हमने निबंध को पढ़ा है, नीम का पेड़। तीसरा विकल्प सही है। जैसे रमेश पेड़ को काटने लगा कहीं से खालिस्तान आई, आवाज आई, तो पहला विकल्प सही होगा। नीम के खालिस्तान से साबुन बनाते हैं, तो अभी अभी हमने पढ़ा है नीम के तेल से साबुन बनाते हैं। नीम की जड़ को उबालकर पीने से बुखार दूर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। बुखार आता है, जल्दबाजी में हो सकता है, अगर हम पेपर के प्रेशर में पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं या पूरा निबंध अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो इतने आसान सवाल भी हमारे कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो भी प्रीवियस ईयर पेपर से हैं। ये भी हिंदी का पेपर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अंधकार, यहाँ पर समानार्थक शब्द बताना है आपको। अंधकार यानी कि अंधेरा, दूसरा विकल्प सही है। सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है। कोयल, कोयल को हम कोकिला कहते हैं। कोकिला संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है कोकिला, कोयल। पहाड़, पहाड़ का समानार्थक रूप होगा गिरी। गिरी को हम पहाड़ या पर्वत कहते हैं। आगे है कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन क से म तक, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ऊष्म व्यंजन। इसलिए सही विकल्प होगा 3 यानी बी विकल्प सही है। हिंदी वर्णों में कितने प्रकार हैं? हिंदी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हम सभी जानते हैं वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप। सुंदर शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी वो आपने देखना है। सुंदरी, ये तो स्त्रीलिंग होगा। सुदूर, सुदूर का अर्थ होता है दूर। सुंदरता, कुरूप। सही विकल्प है सी। सुंदर से भाववाचक संज्ञा बनेगी सुंदरता, सुंदरता का भाव। आगे है गरीब शब्द का विलोम रूप। गरीब, अमीर, चौथा विकल्प सही है। मुहावरे भी पूछे गए हैं। इशारे पर नचाना, इशारे पर नाचना और इशारे पर नचाना दोनों में अंतर होता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना फिर से जरूरी हो जाता है। मुहावरे का अर्थ है इशारे पर नचाना यानी कोई दूसरा व्यक्ति नचाता है, बाधा पहुंचाना, स्वार्थ साधना, वश में करना, प्रतीक्षा करना। तो इशारे पर नचाना यानी कोई जब हमें वश में कर लेता है तो ही हम उनके इशारों पर नाचते हैं, तो तीसरा विकल्प सही होगा। हम सभी जानते हैं मुहावरे वाक्यांश होते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं जो लिखा जाता है उसके अलावा उसका लाक्षणिक अर्थ होता है। इसलिए मुहावरे और लोकोक्तियों को थोड़ा सा ध्यान देने मात्र से हम सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। आगे है अचरज शब्द का तत्सम शब्द। तत्सम यानी कि संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अचरज यानी कि आश्चर्य। आश्चर्य हमारा तत्सम शब्द है और उसका अचरज हमारा तद्भव रूप है, तो ये हमारा सही विकल्प कौन सा है? डी। बेगम शब्द का पुल्लिंग रूप। बेगम का बादशाह, आप सभी जानते हैं, सी विकल्प सही होगा। सम्राट, सम्राज्ञी होता है, इसीलिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, जल्दबाजी में हम गलती कर सकते हैं। सम्राट भी राजा होता है, बादशाह भी राजा होता है, लेकिन बादशाह के लिए हमारा बेगम होगा, सम्राट के लिए सम्राज्ञी होगा।
राजा के लिए रानी होगा। इसलिए प्रश्न आसान है लेकिन सही विकल्प का चुनाव करना जरूरी है। जमुना शब्द का तत्सम शब्द है। तत्सम यानी कि संस्कृत में प्रयोग होने वाले शब्द जो वैसे के वैसे बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में आ जाते हैं। तो जमुना यानी कि यमुना। नदी का नाम है, पहला विकल्प सही है। आलसी शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप। आलसी, आलसी से क्या बनता है? आलस से। जल्दबाजी में हम आलसपन भी कह सकते हैं, जैसे बच्चा से बचपन बनता है, लेकिन आलसपन सही शब्द नहीं है। आलस से सही शब्द है। आलस्य का भाव होता है, तो तीसरा विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बाघ, बाघिन। सही विकल्प होगा सी। भूगोल शब्द का विशेषण रूप है। भूगोल से क्या बनेगा? भौगोलिक। और भौगोलिक सही मात्रा के साथ आपने चुनाव करना है। भौगोलिक हमारा कौन सा सही है? बी विकल्प सही है। आगे है गागर में सागर भरना। ये मुहावरे का अर्थ है बीती बातें याद करना, थोड़े में अधिक कहना और परेशान करना, खुशियां मनाना। तो आप सभी जानते हैं गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। बी विकल्प सही है। आगे हमें फिर से एक गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है और इसी में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक भयानक रात थी, मथुरा के सभी निवासी सुख की नींद से सो रहे थे। केवल 2 राजबंदी जाग रहे थे, देवकी और वसुदेव। देवकी मथुरा के राजा कंस की बहन थी, वसुदेव उसके पति और कंस के बहनोई थे। कंस अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर राजा बन बैठा था। फिर वह देवकी और उसके पति का कब ख्याल करता? उसके मन में ये भय समा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसके प्राणों का ग्राहक होगा, इसलिए उसने देवकी के 7 पुत्रों का वध किया था। अब 8वें की बारी थी। भयानक रात में कौन सुख की नींद सो रहे थे? अभी अभी गद्यांश में हमने पढ़ा मथुरा के निवासी सुख की नींद सो रहे थे। पहला विकल्प सही है। देवकी कौन थी? कंस की बहन। कंस ने देवकी के कितने पुत्रों का वध किया था? 7 पुत्रों को वो मार चुके थे। दूसरा विकल्प सही है। 8वें की बारी थी। वसुदेव कौन थे? वसुदेव देवकी के पति थे और कंस के बहनोई। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है देवकी के पति। सी विकल्प सही है। कंस ने देवकी को बंदी क्यों बनाया था? अब यहाँ पर 2 विकल्प हमें फिर से परेशान कर सकते हैं। देवकी के पुत्रों का वध करने, ये भी सही लग रहा है। 8वें पुत्र के वध करने, इसलिए सबसे सही विकल्प के साथ हमें जाना होगा। सी विकल्प सही होगा, देवकी के पुत्रों का वध करने। कंस भविष्यवाणी से भयभीत हो गए थे और वो देवकी के सभी पुत्रों को मारना चाहते थे। इसीलिए 8वें पुत्र को तो मारना ही चाहते थे, लेकिन बाकी पुत्रों को भी मारना चाहते थे। किसी भी पुत्र को वो जीवित नहीं रखना चाहते थे। आप भगवान श्री कृष्ण की कहानी के बारे में पहले से भी जानते होंगे। आपने देखा प्रश्न मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ 4 विकल्प दिए जाते हैं। जल्दबाजी में या ध्यान से नहीं पढ़ने की वजह से हमसे गलती हो सकती है। आपने देखा संज्ञा से प्रश्न पूछे गए हैं, वचन से प्रश्न पूछे गए हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से पूछे गए हैं, साथ में विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और एक हमारे पास गद्यांश दिया है जिसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश भी बहुत ही आसान था, इसलिए थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। अगर समझदारी से तैयारी करते हैं तो हम बड़ी आसानी से इन 20 अंकों में से 20 अंक ले सकते हैं। और साथ में 8वीं कक्षा तक की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसमें जो हमारी सामान्य हिंदी होती है वो बहुत अच्छे से दी जाती है। अगर हम 8वीं कक्षा तक की कोई भी ग्रामर की बुक ले लेते हैं तो वहाँ से हम तैयारी करके इन सभी प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। और अगर आप TGT हिंदी के लिए कर रहे हैं, PGT हिंदी के लिए कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। आप बड़ी आसानी से इनको हल कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी आप आगे के स्तर के लिए भी तो पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो साथी किसी और विषय से संबंधित पेपर देने वाले हैं वो भी सामान्य हिंदी की थोड़ी सी तैयारी करने मात्र से 20 में से 20 अंक ले सकते हैं। 8वीं कक्षा तक की कोई भी पुस्तक आप ले सकते हैं, उसमें हिंदी व्याकरण की सभी महत्वपूर्ण जानकारी बड़े अच्छे से दी जाती है। थोड़ा सा अभ्यास करने मात्र से आप अच्छे से इन 20 अंकों में से 20 अंक ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास करते रहिए। लगातार अभ्यास करने से हम किसी भी प्रकार की परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप अच्छे से तैयारी करिए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।